जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये भारतीय इतिहास का सार जीएस की दृष्टि वाला ये वीडियो है। ठीक है, ये किसी भी आगामी जो भी परीक्षा है, चाहे वो पीसीएस का हो एग्ज़ाम हो, किसी स्टेट पीसीएस का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, किसी भी स्टेट का हो, ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ये बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं ये, और रिवीजन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। आरओ का पेपर दे रहे हैं या आप यूपी पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जो छात्र या छात्राएं 2025 में एग्ज़ाम देने सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिस्ट्री बदलता नहीं है। ये कोई करंट अफेयर्स नहीं है कि ये आपका हर महीने हर साल चेंज होता रहता है। नहीं, ये चीज़ एकदम फैक्ट है, और ये फैक्ट आपको हमेशा इसी तरीके से देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम्स हो, चाहे स्टेट पीएससी हो। तो इसको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये इसका छठवां भाग है ये। ठीक है, छठवां पार्ट है। इसके पहले 5 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, वो बहुत भारी भरकम वीडियोज़ नहीं हैं, 30 से 40 मिनट के वीडियोज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, कोई 38 मिनट का है, कोई कैसे है, तो वो आप 1.5 के स्पीड से देखिए, अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा और जल्दी समाप्त हो जाएगा ये वीडियो। ठीक है, तो इसको देखिए और अपना जो है जीएस मजबूत करिए। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, हमने पहले इसके जो पहले वाला जो वीडियो था, उसमें हमने गुप्त काल के बारे में जानकारी ली। ठीक है, कौन कौन सा गुप्त काल में कैसा शासक रहा, क्या उपलब्धियां रहीं, किसने क्या कौन सा अभिलेख बनवाया, किसके शासनकाल में प्रमुख अधिकारी क्या क्या रहे उस समय। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमने देख ली। आगे देखते हैं, यहीं से थोड़ा सा आगे से ही शुरू करते हैं। देखिए, जैसे एरण अभिलेख ये सती प्रथा का ये प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। ये 510 ईस्वी का ये अभिलेख है। तो ये भी देखिए उन्हीं गुप्त के टाइम का ही है, ये गुप्ता डायनेस्टी का ही है ये। ठीक है, उसी समय का है। सेनापति गोपराज की पत्नी के सती होने का इसमें उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण है ये, कि किस अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। तो ये एरण अभिलेख याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के बारे में देख लीजिए। ताम्रलिप्ति ये बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था पूर्वी साइड में। ठीक है, ये ऐसे मानिए आप इस तरीके से, ये पश्चिमी घाट हो गया, यानी पश्चिमी साइड हो गया ये पूरा। ठीक है, और ये आपका पूर्वी साइड जहाँ पे बंदरगाह हुआ करते थे। ठीक है, तो ये ताम्रलिप्ति इधर कहीं था, बंगाल के पास में। ठीक है, इधर नहीं, इधर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उत्तर भारतीय व्यापार का संचालन होता था, और ये चूँकि अब इधर था, पूर्वी साइड में इधर था, तो इसी तरफ जो दक्षिण एशिया के देश थे, ठीक है, इस तरफ के जितने भी देश रहे, कंबोडिया हो गया आपका, थाईलैंड, म्यांमार, ये सब जितने भी रहे, इधर जो है ये चीन, लंका, जावा, सुमात्रा, ये सब इधर व्यापार होता था। इधर भड़ौच जो है इधर पश्चिमी क्षेत्र में था ये। ठीक है, लिखा हुआ है ये पश्चिमी क्षेत्र में था, और पश्चिमी देशों के साथ जो है व्यापार के लिए ये उपलब्ध रहता था। ठीक, तो ये याद रखिएगा। श्रेणियाँ क्या थी, तो विशेष महत्व के संगठन हुआ करते थे। व्यापारियों द्वारा व्यापार के समुचित संचालन हेतु जो है ये श्रेणियाँ हुआ करती थी, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। संचालन हेतु स्थापित किया जाता था इनको। अपने सदस्यों पर इनका न्यायिक अधिकार भी होता था। सदस्यों के वेतन, काम करने के जो नियम होते थे, मानकों और कीमतों का ये सब निर्धारण वगैरह करते थे। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। ठीक है, अपने नियम ये स्वयं बनाते थे। ठीक है, ये अपने नियम स्वयं बनाते थे। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है। कई बार आपको सेंटेंस वाक्य में दे देगा, यस ऐसे दे देगा कि श्रेणियों का जो नियम है वो राजा द्वारा बनाया जाता था, इस तरीके से दे देगा। और कुछ दे देगा तो वो पूछेगा उसमें कि कौन सा वाक्य सही है या नहीं है। तो इसको याद रखिएगा, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप अभी जो पैटर्न है आपने देखा होगा, आर का देखिए आप पेपर उठा के, तो उसमें कथन कारण वाक्य, एक प्रथम वाक्य, द्वितीय वाक्य, प्रथम वाक्य, द्वितीय वाक्य, इस तरीके के प्रश्न बहुतेरे थे। आप मान के चलिए कि 75% ऐसे ही प्रश्न थे जो कि या तो कथन कारण से संबंधित थे, या तो आपके 2 वाक्य दिए गए थे। ठीक, ये याद रखिएगा। इस समय देखिए कैसे कैसे कर थे, कौन कौन से। तो जैसे उद्रंग क्या था, तो ये स्थायी किसानों से ये भूमि कर लिया जाता था, उद्रंग याद रखिएगा। ठीक है, 1/6 भू राजस्व की दर होती थी ये। विदक भाग ये प्राचीन भारत में सिंचाई का कर था ये। कौशेय ये रेशम का पर्याय बोलते हैं, कौशेय। संस्कृत ये मुगल कालीन जो गुप्तकालीन
उच्च लोगों की भाषा हुआ करती थी ये, यानी कि गुप्त काल में संस्कृत को जो है अधिक महत्व दिया गया था। ठीक है। वारंगल ये लोहे के उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना थी ये। ठीक है। इसमें शतरंज जो है ये गुप्त काल के दौरान ये उद्भूत खेल था। ये शतरंज का खेल जो है ये उस समय से प्रचलित हुआ है। ठीक। प्रमुख पारिभाषिक शब्द, जैसे मान लो जो पूछ लिया जाए कि भैया ये किससे संबंधित है, इस तरीके से बहुत प्रश्न पूछा गया है। तो विष्टि क्या हुआ करता था, तो ये बेगार हुआ करता था एक तरीके से। बेगार का मतलब होता है कि जैसे काम करवा लिया, आजकल तो खैर बहुत कम देखने को मिलता है गांव में, फिर भी अभी भी मतलब ऐसा कई बार कई जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। काम करवा लेंगे लेकिन पैसे नहीं देंगे, तो वो बेगार है। ठीक है। बलि क्या होता था, ये धार्मिक कर हुआ करता था। अक्षय नीवी या अपरत धर्म बोलते थे अविभाज्य अधिकार प्राप्त भूमि अनुदान को। ठीक है। वास्तु ये निवास हेतु प्रयुक्त भूमि होती थी, उसको वास्तु कहा जाता था। खिल क्या थी, कृषि योग्य पड़ती भूमि जो बिना जुता हुआ खेत जिसको है उसको खिल बोलते थे। नीवी धर्म क्षय ये क्या था, भूमि प्राप्तकर्ता की सभी भोगाधिकार प्राप्त था, ये उसको बोलते थे नीव धर्म क्षय। ठीक। ये याद रखेगा। ठीक। कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 12 प्रकार की भूमियाँ हुआ करती थी उस समय। कौन कौन सी, तो उर्वर क्या थी, उपजाऊ भूमि थी ये। ठीक। उर्वर उपजाऊ भूमि थी। ऊसर बंजर भूमि, मरु मरुस्थल, अपरहत प्रति भूमि को ये याद रखना। प्रति भूमि को क्या बोला जाता था, या जो जिस भूमि पर जुताई बुआई ना होती हो तो वो अपरहत। ठीक है। अपरहत बिना जोती हुई जो ज़मीन है, बिना जोती गई ज़मीन अपरहत कहलाती थी। ये वाक्यांश में भी पूछा गया है ये। ठीक है। साद्वल घास युक्त भूमि हुआ करती थी। पंकिल ये दलदली, पंकिल का मतलब ही होता है कि दलदल वाला ये क्षेत्र। ठीक है। जल प्रायानुपम ये नमी युक्त भूमि हुआ करती थी। कच्छ ये जल स्रोत के निकट जो स्थित भूमि हुआ करती थी उसको कच्छ बोलते थे। सरकरा ये चूना पत्थर के टुकड़ों एवं कंकड़ों से युक्त भूमि हुआ करती थी। ठीक है। सरकरावती ये क्या था, ये भैया बलुई मिट्टी वाली रेत या रेतीली भूमि को कहते थे सरकरावती। देवमात्रक ये वर्षा द्वारा सिंचित, अब ये याद रखेगा, ये सब उसमें पूछा जाता है, वाक्यांश में भी आता है। जैसे ये बिना ज्योति भूमि तो वो अपरहत हो गई। अब ये वर्षा द्वारा सिंचित भूमि को क्या बोलते थे, तो देवमात्रक, आपने पढ़ा होगा हिंदी में। ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक। नदी मात्रक ये नदी द्वारा सिंचित, तो दोनों याद रखिएगा, ये नदी मात्रक देव मात्रक। ठीक। चलिए ये देखिए भूमि मापन की जो गुप्तकालीन प्रमुख पद्धतियाँ थी वो कौन कौन सी थी, तो अंगुल ये सबसे छोटा माप होता था, हाथ, फिर पदावर्त, आढ़वाप, द्रोणवाप और कुल्यवाप ये, और पाटक, ये जो है गुप्तकालीन प्रमुख पद्धतियाँ हुआ करती थी मापने की इकाई। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसे गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो दिनार बोलते थे इसको। ठीक। गुप्त शासकों द्वारा सर्वप्रथम सिक्के किसने मतलब जारी किए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, जो कि गुप्त वंश का संस्थापक मतलब वास्तविक संस्थापक माना जाता है। संस्थापक तो श्रीगुप्त थे, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर गांव बन गया था, कौन सा, ये पाटलिपुत्र कैसा बन गया था, ये तो किसने बताया था, ये जो ह्वेनसांग आया था उसके समय तक। ठीक है। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र जो है वो क्या बोलते थे, प्राकृत, लेकिन जो उच्च कुल के लोग हुआ करते थे, ठीक है, वो क्या बोलते थे, वो संस्कृत बोलते थे। ठीक है। और बाकी जो थे वो जैसे स्त्री और ये शूद्र वो प्राकृत भाषा। ठीक है। अब हम आते हैं हुणों के बारे में। ठीक है। हुण भारत पर दूसरे जो आक्रमण का नेता था वो हुण हुआ करते थे, ये इस तरीके से। ठीक है। तोरमाण ये था इनका एक प्रमुख नेता। एरण में ये वाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ लेख है। धन्य विष्णु तोरमाण का सामंत था ये। मिहिर कुल तोरमाण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था ये। नरसिंहगुप्त बालादित्य ने इसको पराजित किया था, याद रखिएगा। ठीक है। नरसिंहगुप्त बालादित्य ने किसको पराजित किया था, मिहिर कुल को, तो ये याद रखिएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिद्धांत। अब कुछ ये यहाँ पे वो दिए गए हैं, कुछ साहित्य दिए गए हैं और उनके साहित्यकार या रचनाकार, जैसे सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती ये दोनों के भास्कराचार्य लेखक रहे हैं। आयुर्वेदा शास्त्रीय धन्वंतरी लेखक रहे हैं। स्वर्ण मुद्रा दिनार कहा जाता था। चांदी के सिक्के ये क्या कहलाते थे, रूपक। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। जहाँ मैं स्टार मार्क करूँ उसको जरूर आप लोग थोड़ा सा मतलब वहाँ पे एकाग्रचित होकर सुनिए, या फिर वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। ठीक है। या फैक्ट लिख लीजिए। ठीक है। मेरे हिसाब से तो लिख के नोट्स बना लिया करिए आप लोग। उससे क्या होगा कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जब पलटेंगे आप, तो आपको चीज़ें याद आती रहेंगी। गुप्तकालीन दक्षिण भारत में क्या था, वो उस समय दक्षिण भारत में क्या चल रहा था। देखिए अलग अलग इतिहास में यही चीज़ें होती हैं कि एक समय पर कई सारी संस्कृतियाँ, कई सारे राजवंश
अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें होती रहती थी। अभी भी वही है भाई। अब अभी इस समय उत्तर भारत में जिस तरीके की राजनीति है, जिस तरीके का रहन सहन है, आप अगर दक्षिण भारत में जाइए तो वहाँ का अलग सब कुछ आपको अलग मिलेगा इस तरीके से। तो देखिए दक्षिण भारत में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। ये जितने भी संस्थापक वंश हैं, जितने भी वंश हैं और उनके संस्थापक हैं, उनको आप एक लिस्ट बना लीजिए। देखिए मैंने पहले भी बताया है कि लिस्टिंग के मामले में अगर आप लूसेंट को प्रेफर करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। पहले भी मैंने बताया है, अभी भी मैं बता रहा हूँ, लूसेंट को आप ज़रूर तैयार करिए, ठीक है। लूसेंट जीके की जो ब्लू बुक वाली आती है, ठीक है, उसको ले लीजिए। अभी एकदम नए एडिशन की आई हुई है बुक, तो उसको ले लीजिए, ठीक है, उसको पढ़िए और जितनी लिस्टिंग दी हुई हैं उनको तो खास करके पढ़िए, ठीक। प्रवरसेन प्रथम एक ऐसा राजा था ये वाकाटक वंश का, जो कि इसका ये शासनकाल ये रहा 275 से 335, और ये धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, सम्राट की उपाधि धारण की थी, और इसने 4 अश्वमेघ यज्ञ भी किए थे। तो ये प्रवरसेन प्रथम नाम याद रखिएगा, ठीक है, प्रवरसेन प्रथम, ठीक। देखिए प्रवरसेन प्रथम के बारे में कुछ यहाँ फैक्ट ये दिया हुआ है कि ये विजयों के उपलक्ष्य में 7 सोम यज्ञ किया था, सम्राट की उपाधि धारण किया था, एकमात्र वाकाटक राजा था ये। पुराणों में इसका नाम प्रवीर मिलता है। वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक इसी को बोलते हैं, प्रवरसेन प्रथम को, ठीक है। वाकाटक वंश के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, तो देख लीजिए। प्रारंभिक राजधानी इनकी बरार स्थित पुरी, ठीक है। पृथ्वीसेन ये गुप्त साम्राज्य सम्राट जो है समुद्रगुप्त का समकालीन था ये पृथ्वीसेन। रुद्रसेन द्वितीय ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता का पति था ये रुद्रसेन द्वितीय। पढ़ाया भी था मैंने कि इसकी पुत्री से इसने शादी किया है, ठीक है। किसके पुत्री थी वो? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती। रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक, ये मैंने बताया था। प्रवरसेन द्वितीय सेतुबंध नामक ग्रंथ का लेखक, इसने सेतुबंध अगर पूछा जाए कौन था तो प्रवरसेन द्वितीय, सेतुबंध प्रवरसेन द्वितीय याद रखिएगा, ठीक है। राजधानी प्रवरपुर का संस्थापक था ये। स्वर्ण युग स्थापित करने का दावा इसी ने किया था। उपाधि इसने परम माहेश्वर की उपाधि इसने धारण करी थी, ठीक है। रुद्रसेन प्रथम के बारे में याद रखिएगा, भारशिव वाकाटक दोनों राज्यों का ये स्वामी था रुद्रसेन प्रथम। अब इसके संस्थापक बता ही दिया था मैंने, वाकाटक, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा गुप्तोत्तर, ये यहाँ पे कुछ फैक्ट रह गया है क्या? हाँ, विविध वाला देख लीजिए। देखिए पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का जो वर्णन है वो किस में मिलता है? भितरी स्तंभलेख। भितरी स्तंभलेख किससे संबंधित था? ये मैंने पहले भी बताया था, भितरी जो स्तंभलेख है वो आपका स्कंदगुप्त, ठीक है, भितरी वाला याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रखिए कि आपको मतलब अगर मैचिंग में आ जाए तो भी याद रहे आपको, ठीक। चलिए जैसे भितरी हो गया, आपका कहोम हो गया, ये सब क्या, गढ़वा हो गया, ये सब किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से, ठीक। अशोक स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था। इसे इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज है में स्थापित करवाने वाला शासक कौन था? तो अकबर लेके आया था इसको, ठीक, ये याद रखिएगा। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किसने किए थे? तो मैंने पहले भी बताया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रूपक। और जो सोने का था उसको दिनार, ठीक, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। गुप्त काल में कला और साहित्य में हुई जो प्रगति है उसके आधार पर इस काल का अन्य नाम क्या पड़ा? तो मैंने बताया था ना कि ये साहित्य और कला में जो प्रगति हुई यहाँ पे इस समय पर बहुत सारी प्रगति हुई, बहुत सारे साहित्य लिखे गए। कालिदास वगैरह, ये जो इनके जो नवरत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय मौर्य विक्रमादित्य जो था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसके जो नवरत्न थे, इसने इन लोगों ने एक तरीके से साहित्य के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहीं से गुप्त काल से ही मंदिर जो स्थापत्य कला है वो यहीं से उसका जन्म होता है, ठीक है। दशावतार का जो मंदिर है, ठीक है, तिगवा का मंदिर है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मंदिर बने, तो यहीं से शुरू होता है। इस वजह से ये सारी चीज़ें जो हुई, इस वजह से इसको प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए गुप्तोत्तर भारत यानी कि गुप्त के बाद जो काल आता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए मौखरी वंश पहला, इसके संस्थापक ईशान वर्मा, राजधानी कन्नौज या कान्यकुब्ज, ठीक है। दूसरा जो राजवंश रहा वो पुष्यभूत या वर्धन वंश रहा, प्रभाकर वर्धन, इसकी राजधानी थानेश्वर। हर्षकाल जो हर्षवर्धन राजा रहा है उसके काल में ये थानेश्वर से कन्नौज आ गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक पश्चिमी गंग शासक थे, तो कोंगा निर्वमन ये माधव ये थे।
इनकी राजधानी ये थी कोलार, मैसूर में, ठीक है। इधर एक राजवंश, ये पूर्वी चालुक्य, विष्णुवर्धन था इसका संस्थापक, पिष्टपुरी इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। फिर एक ये राजवंश था मैत्रक, इसका जो संस्थापक था वो भट्टारक था, इसकी राजधानी वल्लभी। तो इनकी देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। एक तरफ आपको राजवंश दे देगा, ठीक है, एक तरफ आपको संस्थापक दे देगा, तो आपको मैच करना रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। और एक तरफ आपको राजवंश दे के, ठीक है, दूसरी तरफ क्या दे देगा, राजधानी, ठीक है, आपको उसको भी मैच करना पड़ेगा, ए का 1 2 3 ऐसे करके, ठीक, A1 2 जो भी जिस तरीके से रहे। तो ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इस चीज़ को बता दिया। गुप्तोत्तर भारत में जैसे कि वल्लभी के मैत्रक वंश याद रखिएगा। तो भट्टारक बताया, स्वयं को ये सेनापति नाम दिया था इसने। भट्टारक और उसके पुत्र धरासेना प्रथम द्वारा शासकों की आस्था ये बौद्ध धर्म थी, ये लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक। प्रमुख शिक्षा का केंद्र इनके समय पर वल्लभी था। इस समय जो प्रमुख आचार्य थे वो गुणमती और स्थिरमती, याद रखिए, ठीक। चलिए, ये हो गया। हूण पश्चिम मध्य एशिया में निवास करने वाली एक खानाबदोश और बर्बर जनजाति थी ये, ठीक है। भारत पर प्रथम आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के समय पर, हूणों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय पर, और हूणों को हराया भी था स्कंदगुप्त ने, ठीक। दूसरा आक्रमण तोरमाण के नेतृत्व में हुआ था, उसको भी हराया था, याद है, बालादित्य ने, ठीक। तोरमाण द्वारा अपनी मृत्यु के पूर्व उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था ये मिहिरकुल को, मिहिरकुल इसी का बेटा था। शासन की जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलता है, तो सुंग्युन एक चीनी यात्री था, होएनसांग, और इससे भी मिलता है। कॉस्मॉस यूनानी लेखक था, इससे भी मिलता है, ठीक। मालवा नरेश यशो धर्मन द्वारा परास्त, ये कहाँ से पता चलता है, तो ये मंदसौर अभिलेख से पता चलता है। मिहिरकुल जो है वो शैव धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का विरोधी था, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। विनाश के देवता से इसकी तुलना किसने की है, कल्हड़ ने, कल्हड़ याद रखिएगा, ठीक है। कल्हड़ कौन था, ये जिसने रास तरंगिणी लिखी, ठीक। दुष्टों में प्रथम, जैन लेखकों द्वारा ये मान्यता थी कि ये दुष्टों में प्रथम था, ठीक। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म को ये मानता था और ये अन्य धर्मों को मतलब नहीं मानता था और उनको संरक्षण भी नहीं देता था, ठीक है, विरोधी था ये एक तरीके से, ठीक। तो इसीलिए इसको लोग बोलते थे कि ये दुष्टों में प्रथम, विनाश का देवता, इस तरीके से लोगों ने इसको उपाधियाँ दे रखी थी। परीक्षा उपयोगी तथ्य कुछ याद रखिए। अफसढ़ लेख में मौखरी सेना को क्या कहा गया, हूण विजेता। कौथेम और गौरी के लेख से ज्ञात होता है कि हूण पराजित किए गए थे, किसके द्वारा, परमार शासक मुंज के द्वारा, मुंज ने भी परास्त किया था हूणों को। भेड़ाघाट लेख से क्या ज्ञात होता है, तो हूणों को पराजित किया गया था, किसके द्वारा, कलचुरी नरेश कर्ण ने। तो कौन सा ये जो अभिलेख है वो भी याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कलचुरी नरेश कर्ण ने हूणों को पराजित किया था, किस अभिलेख से पता चलता है, तो भेड़ाघाट लेख था, उससे पता चलता है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उस चीज़ को आपको उस तरीके से पूछ के बता भी दिया। कन्नौज के मौखरी वंश राजवंश के बारे में देखिए। हरिवर्मा ये संस्थापक थे, ठीक। कन्नौज के मौखरियों का इतिहास प्रारंभ होता है। ईशान वर्मा ये सामंत से स्वतंत्र होकर स्थिति में लाने वाला पहला शासक था ये ईशान वर्मा। सर्ववर्मा जो है वो मगध को मौखरी आधिपत्य के अंतर्गत लाने वाला प्रथम मौखरी शासक था। ये मगध को इसने अपने उसमें मिला लिया था, ठीक है, सर्ववर्मा ने, ठीक। थानेश्वर का जो वर्धन वंश था देखिए, या पुष्यभूति वंश, ये प्रभाकर वर्मन, इनकी जो हर्षवर्धन के बारे में बता रहे हैं, उसके पहले इनका ये जो बड़े भाई थे, ठीक है, इनके ये पुत्र थे, ये प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे हर्षवर्धन, ठीक। इनका जन्म हुआ था 590 में। शासनकाल इनका 606 से 647 रहा। शिलादित्य इनका उपनाम था। बड़े भाई इनके राज्यवर्धन थे, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद ही ये बैठते हैं, ठीक है, इनके बड़ी कहानी है ये। बहन इनकी राज्यश्री थी, वो मौखरी शासक गृहवर्मा से इनकी शादी हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, राज्यश्री की शादी। हर्षकालीन जो ताम्रपत्र हैं उनके अनुसार 3 प्रकार के कर लगाए जाते थे। कौन कौन से कर थे उस समय, तो ये भाग जो कि उपज का छठा भाग होता था, हिरण्य जो कि नकद कर था, व्यापारियों से लिया जाता था, बलि जो कि एक प्रकार का ये भी एक कर था, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। हुई चाओ नामक चीनी यात्री कन्नौज आया था कब, किसके टाइम पे, यशोवर्मा के समय पे। साहित्यकार सम्राट की संज्ञा दी जाती है हर्ष को। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, शीलभद्र। हर्ष को कविता कामिनी का साक्षात हर्ष कहा, किसने कहा था, जयदेव ने, ठीक। हर्षचरित में
तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है सिंचाई के साथ जो साधन के रूप में, तुला यंत्र। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए हर्ष के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। शासनकाल की विस्तृत जो सूचना है वो दरबारी का बाणभट्ट की रचना हर्षचरित। हर्षचरित जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखा जाने वाला पहला साहित्य था। ठीक, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है। आंशिक सूचनाओं का स्रोत कल्हड़कृत राजतंगरी में भी मिलता है। चीनी स्रोत जैसे हर्ष के एवं राजश्री दोनों एक साथ कन्नौज पर जो राज सिंहासन पर बैठते थे। बेसिकली हर्ष तो मौखरी वंश का शासक, ये इसका था, पुष्यभूति का था। ठीक है, कन्नौज पर मौखरियों का शासन था। लेकिन जो इसकी बहन थी राजश्री, उसके पति को जो बंगाल के शासक थे और इधर के शासकों ने मिल करके, बंगाल के शासकों ने ये इन पर आक्रमण कर दिया और इनके पति को मार दिया था। ठीक है, इनको बंदी बना लिया था राजश्री को। तो राजश्री को छुड़ाने के लिए इनका भाई राजवर्धन गया, राजवर्धन को भी मार दिया था धोखे से। तो उसके बाद ये हर्षवर्धन फिर गद्दी पर बैठा और हर्षवर्धन ने फिर अपने बहन का बदला लिया और ये दोनों मिलकर फिर यहाँ पे शासन करते रहे। ठीक, तो ये एक छोटी सी कहानी है, आप लोग पढ़ते होंगे, इतिहास में इसको पढ़ा होगा आपने। राजधानी इनकी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। ठीक है, वही मैंने बताया कि पहले ये थानेश्वर में थे, लेकिन फिर बाद में जब ऐसा हो गया तो अपने बहन को मतलब सहायता के लिए यहाँ पे आगे यहाँ से शासन करने लगे दोनों। ठीक है, कन्नौज विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा का आयोजन हुआ था। ठीक, 20 देशों के राज्य सम्मिलित हुए। सभा का अध्यक्ष कौन था? तो हुएनसांग। हुएनसांग इसी के समय पर आया था, हर्षवर्धन के समय पर ही आया था। ठीक है, याद रखिएगा। प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था, ये भी पता चलता है। ठीक, परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य याद कर लीजिए। जैसे गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख ऐहोल प्रशस्ति में। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था, याद रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतेदुर्ग। हर्ष ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, तो अभी बताया मैंने, थानेश्वर से कन्नौज। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। प्राचीन चीनी लेखकों द्वारा भारत को दिया गया नाम क्या था? तो इन तुन या फिर थियान तू, इस तरीके से। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ठीक, ये याद रखिएगा। देखिए कुछ ऐहोल प्रशस्ति। ऐहोल प्रशस्ति में क्या है? हर्षवर्धन बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था। ये मतलब अपने समय पर प्रतापी सम्राट था और इसने बहुत लोगों को हराया, जितने भी था, बहुत अपना साम्राज्य विस्तार किया। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय, जो कि ऐहोल प्रशस्ति से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हरा दिया था। ठीक है, यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें हर्ष पराजित हुआ। तो ये किसने बताया था? ये रवि कीर्ति ने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की, जो कि उसमें मतलब ये सारी जानकारी वहीं से पता चलती है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। चीन में दूध भेजने वाला शासक यही था, हर्षवर्धन ने भेजा था और नरसिंह द्वितीय ने भी भेजा था। ठीक, और यशोवर्मा और कुलोतुंग, यानी कि ये 4 शासक ऐसे थे, याद रखिएगा। हर्षवर्धन हो गया, नरसिंह द्वितीय हो गया, यशोवर्मा हो गया और कुलोतुंग प्रथम हो गया। ये चीन में इन्होंने अपने दूत भेजे थे। ठीक, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अब दक्षिण भारत में देखते हैं चोल, चालुक्य और पल्लव वंश। उसी समय संगम युग भी था और पांड्य। ये चोल, चालुक्य, पल्लव, पांड्य और ये उसी संगम युग में देखते हैं कि कौन कौन से राजवंश रहे और कैसा कैसा उनका शासनकाल रहा। ठीक है, देखिए सप्तपगड़ों के बारे में जानते हैं हम लोग। मामल्य शैली रथ, ये द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, इसमें नकुल सहदेव के रथ भी हैं, अर्जुन रथ है। ठीक है, 7 रथ हैं बेसिकली इसमें। धर्मराज रथ भी है सबसे बड़ा रथ, यानी कि ये याद रखिएगा। अगर इस तरीके से प्रश्न पूछे कि सप्तपगड़ा में सबसे बड़ा जो रथ है वो किसका है, तो ये धर्मराज रथ मंदिर सबसे बड़ा है और द्रौपदी वाला जो सबसे छोटा रथ है। ठीक है, नकुल सहदेव, अर्जुन, भीम, गणेश, पिंडारी, ये सारे रथ हैं उसमें। ठीक, ये कुछ नोट दिया हुआ देखिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान ASI के अनुसार महाबलीपुरम में 9 एकाश्म रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था, ये ASI का मानना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संगम युग के बारे में देखते हैं। तो संगम युग में क्या हुआ कि संगम युग बेसिकली इसके तरीके से यूँ कहा जाता है संगम युग, क्योंकि यहाँ पे 3 संगम हुए थे। संगम का मतलब हुआ कि एक तरीके से संगीत हुई, सभा हुई, बड़े बड़े बहुत सारे जो विद्वान थे, साहित्यकार थे, वो सब इकट्ठा हुए। ठीक है, वो उनका एक यहाँ पे संगम हुआ, इसीलिए ये संगम युग कहलाता है। तो प्रथम संगम कब हुआ और कहाँ हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ? ये मदुरई में हुआ और अगस्त ऋषि ने ये पहला संगम जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ये संगम से प्रश्न बने हुए हैं। द्वितीय संगम जो हुआ था वो कपाटपुरम में हुआ, अलवाई में, और अगस्त ऋषि, उसके बाद फिर तोलकापियर, ये मतलब दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा। अगस्त ऋषि ने किया कुछ दिन, उसके बाद फिर तोलकापियर ने।
तृतीय जो संगम हुआ था वो फिर मदुरई में हुआ और उसके अध्यक्ष कौन रहे? नक्कीरर, याद रखिएगा, ठीक है, नक्कीरर का नाम याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कुछ साहित्य, संगम साहित्य के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है ये प्रश्न, ठीक है, ये स्टार मार्क कर दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे द्वितीय संगम का एकमात्र ये तोलकाप्पियम जो है, ये द्वितीय संगम, ये इसका जो संकलन हुआ था वो द्वितीय संगम में हुआ था, ठीक है। और ये एक व्याकरण ग्रंथ है ये तोलकाप्पियम, ठीक, सूत्र शैली में ये लिखा गया है, काव्यशास्त्र का एक उच्च कोटि का ये ग्रंथ है। प्रणयनकर्ता इसके तोलकाप्पियर रहे हैं ऋषि अगस्त के 12 योग्य शिष्यों में से एक, कौन? अगस्त, ये तोलकाप्पियर, ठीक है। वर्तमान में उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है ये, ठीक, तो ये याद रखिएगा, तोलकाप्पियम के बारे में बताया गया है। शिल्पाधिकारम, ये सब संगम साहित्य हैं, ये तोलकाप्पियम, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई, कुरल, है ना, ये सारे। तो ये देखिए इसके लेखक कौन है? तो शिल्पाधिकारम के तो इलंगो अडिगल, संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है ये। पुहार, इसमें कावेरी पट्टनम के एक धनाढ्य व्यापारी जो उसके पुत्र कोवलम और उसकी पत्नी कन्नगी से संबंधित एक मार्मिक कथा का इसमें वर्णन है। तो कोवलन और कन्नगी की इसमें कथा का वर्णन है, ठीक है। इलांगो अडिगल का वर्णन इसमें नरेश, जो चोल नरेश थे, करिकाल के पौत्र का वर्णन है इसमें, ठीक। अन्य प्रमुख जो ग्रंथ रहे हैं कौन कौन से? तो देखिए कुरल, ये तिरुवल्लूर, ठीक है, तिरुवल्लूर लेखक रहे इसके। मणिमेखलई, ये शीतलई सत्यनारायण, और जीवक चिंतामणि, ये तिरुक्कत तेवर, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, थोड़े से अजीब से हैं लेकिन ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अब हम देखते हैं संगम काल में चोल वंश। सबसे पहले चोल वंश का जो द्वितीय संस्थापक था वो था विजयालय, ठीक, नाम याद रखिएगा। फिर राजराज प्रथम आता है जो कि उत्तरी श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य में इसने मिला लिया था। राजराज प्रथम, इसका नाम था अरुमोली वर्मन, ठीक है, अरुमोली वर्मन। विजय क्षेत्र के अनुराधापुरम स्थल को इसने नष्ट कर दिया था। पोलन्नवरू जो है ये नई राजधानी बनाया, नया नाम दिया जननाथ मंगलम। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। किसने? राजराज प्रथम ने, ठीक, याद रखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर। उसके बाद आता है राजेंद्र प्रथम। ये चोल शक्ति का जो है चरमोत्कर्ष काल था ये, यानी कि ये सबसे प्रतापी राजा कह सकते हो आप इसको। किसको? राजेंद्र प्रथम को। बंगाल की खाड़ी को इसने चोल झील में बदल दिया था। चोल झील का मतलब ये हुआ कि भैया इसने पूरा मतलब बंगाल की खाड़ी तक अपना विस्तार कर लिया था और इसका आधिपत्य चलता था वहाँ पे इस तरीके से, इसलिए उसने चोल झील बना दिया था इसको। संपूर्ण सिंघल द्वीप जो श्रीलंका है, इसको सिंघल द्वीप बोलते हैं, प्राचीन नाम जो है, उसको इसने संपूर्ण रूप से जीत लिया। राजराज प्रथम ने तो थोड़ा एक ही भाग जीता था, लेकिन इसने पूरा जीत लिया। उत्तर पूर्वी भारत पर भी इसने आक्रमण किया था। पवित्र गंगा जल लाने हेतु गया था ये। पाल शासक महिपाल प्रथम को भी हराया था इसने, और ये गंगा क्षेत्र में इधर आके इसने विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसने गंगईकोंड चोल की जो है वो उपाधि धारण करी, और ये गंगईकोंड चोलपुरम नामक अपनी एक राजधानी भी बनाई इसने। गंगईकोंड चोलपुरम, ये बृहदेश्वर मंदिर का ही यहाँ पे निर्माण करवाया इसने, ठीक है। चोल गंगम तालाब का भी निर्माण करवाया। तो ये याद रखिएगा, ये राजेंद्र प्रथम जो है ये चोल वंश का बहुत ही मतलब प्रतापी शासक था ये, ठीक। इसने क्या क्या कारनामे किए वो याद रखिएगा। एक तो ये चोल झील वाला याद रखिएगा, ठीक है। फिर याद रखिएगा ये गंगईकोंड चोलपुरम की राजधानी ये बनाया इसने, एक नगर बसाया, ठीक है, उसको राजधानी बनाया। चोल प्रशासन देखिए इसमें, तो साम्राज्य के नीचे मंडलम प्रांत, ठीक है, फिर वलनाडु जिसको कोट्टम, फिर नाडु जिला, फिर उर ग्राम सभा, ठीक है, ये ऐसे क्रम याद रखेगा, ठीक, ये महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है क्रम। कुलोतुंग, श्रीलंका का राजा विजय बाहु स्वतंत्र हुआ, ठीक है, ये कुलोतुंग प्रथम के समय पर ही इसने मतलब अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उसको उधर से स्वतंत्र कर दिया। ये लिखा हुआ है ना इसमें, ये राजकुमार वीरप्प पेरुमल के साथ इसने विवाह कर दिया। 72 सौदागरों का एक चोल दूतमंडल इसने चीन भेजा था, ठीक है। कुलोतुंग प्रथम अभी बताया था ना ऊपर, हर्ष हो गया, रुद्रसेन हो गया, फिर ये कुलोतुंग हो गया, ये सब ने अपने अपने दूत भेजे थे, कहाँ पे? चीन में, ठीक है, चीन। चोल लेखों में उपाधि इसको सुंगम तविर्त, करों को हटाने वाला, तविर्त मतलब करों को हटाने वाला, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ताकोलम का युद्ध हुआ था, बहुत भयंकर युद्ध हुआ था ताकोलम का युद्ध। किसके किसके साथ हुआ था? राष्ट्रकूट बनाम चोल के बीच में हुआ था, ठीक है। कृष्ण तृतीय ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था, और परांतक प्रथम ये चोल वंश का था, और इसमें विजेता कौन बना था? ये राष्ट्रकूट जीता था। यानी राष्ट्रकूटों का
तंजौर या तंजौर पर अधिकार हो गया था परांतक प्रथम को हराने के बाद। यानी कि चोल वंश का ताकोलम युद्ध के बाद मतलब एक तरीके से समाप्ति हो गई है ना, उनको मतलब उनको गर्त में डाल दिया। ठीक, देखिए अब चोल जो शासन था, चोल शासन में अभी जो आप देखते हो, आप पंचायती राज वाली जो व्यवस्था देखते हो, आप ग्रामीण व्यवस्था तो जो देखते हो, बहुत ही उन्नत व्यवस्था में थी ये उस समय चोल काल में। ठीक है, यानी कि शासन का विकेंद्रीकरण आपको चोल काल से ही मिलता है। अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों ने ये सारी चीज़ें कि हम बोलते हैं ना कि ये इसको लॉर्ड इसको मानते हैं इसको, तो ये जो स्थानीय स्वशासन वाली जो कॉन्सेप्ट था, ये स्थानीय स्वशासन की जो अवधारणा थी वो चोल काल से थी। और जो यूरोपीय जो इतिहासकार रहे और जो लेफ्टिस्ट अपने जो इतिहासकार रहे, ठीक है, वामपंथी इतिहासकार, इन्होंने क्या बताया, हमें क्या पढ़ाया, हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में कि लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता था। जबकि देखिए आप भारत में चोल काल से ही जो स्थानीय स्वशासन था उसकी जड़ें वहाँ से मिलती हैं हमें। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे विभिन्न प्रकार की समितियाँ हुआ करती थीं, वो समितियाँ वहाँ का कार्यभार संभालती थीं। ठीक है, विकेंद्रीकरण हुआ था ये शासन का, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो उसमें देखिए जैसे वारियम ये गांव की देखरेख करने वाली एक कार्यकारिणी होती थी। टोट्टवारियम ये उद्यान प्रशासन, ये याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक, टोट्टवारियम ये संवत्सर वारियम वार्षिक समिति थी, ये एरिवारियम ये तालाब समिति थी, पोनवारियम ये स्वर्ण समिति थी। तो इस तरीके से इन समितियों के नाम और इनके कार्य याद रखिएगा, किससे संबंधित थे ये। ठीक है, चालुक्य वंश देखते हैं हम लोग, तो इसमें जय सिंह इसका संस्थापक था। बादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य थे। ठीक है, इनकी कई सारी शाखाएं थीं, जैसे 3 शाखाएं थीं। एक तो ये बादामी के हो गए, ठीक है, ये वेंगी के विष्णुवर्धन हो गए संस्थापक, और कल्याणी के ये तैलप द्वितीय संस्थापक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इनसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है इस तरीके से। तब देखिए बादामी के चालुक्य के बारे में देखिए, बादामी राजधानी थी, वास्तविक संस्थापक ये पुलकेशिन प्रथम, जो पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्ष को हराया था वो बादामी का चालुक्य ही था। ठीक है, वो याद रखिएगा। ठीक, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली चालुक्य शासकों में 610 से 642 तक इसने शासन किया था और इसने हर्ष को हराया था। देखिए इसमें एहोल प्रशस्ति इसके समय पर लिखी गई। ठीक है, महिलाओं की नियुक्ति प्रायः उच्च पदों पर होती थी इसके समय पे। चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्र लेख लिखवाए। ठीक, ये विजय भट्टारिका ने। ठीक, याद रखिएगा। आरिकामेणु ये पोडुके, इसका प्राचीन नाम क्या था, ये पोडुके। ठीक है, एम्फोराजार ये दोनों तरफ हत्थेदार ये होते था। ठीक, उसको बोलते थे ये एम्फोराजार। ठीक है, कंबन देखा होगा आपने, ये इस तरीके का, ऐसे मान के चलिए, ऐसे थोड़ा बना रहा हूँ मैं, मतलब आप उस तरीके से, है ना, इस तरीके से ये एम्फोराजार होता था, दोनों तरफ हत्थेदार। ठीक, कंबन ये तमिल रामायण या रामावतारम की रचना इसने की थी, कम्बम। ठीक, उरैयूर ये सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था उस समय। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ये इनके बारे में याद रखिए क्या क्या है। ठीक है, ये देखिए इनका नाम उपनाम था राज सिंह। राज सिंह शैली का प्रचलन किया था इन्होंने। इनकी उपाधियाँ क्या ली थी, ये वाद्य विद्याधर, वीणा नारद और अंत्योदय यानी तुम्बरू ऐसे करके। समकालीन विद्वान इनके दंडिन और भास थे ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय। ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था राज सिंहेश्वर मंदिर कांची प्रारंभ में। ठीक है, ये महाबलीपुरम के तटीय सोर मंदिर जिसको बोलते हो आप लोग, सोर टेम्पल, ठीक है, उसको भी, और ऐरावतेश्वर मंदिर, ये सब किसने बनवाया था, ये सब बनवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पल्लव पांड्य, पहले यहाँ और देख लेते हैं। ये पांड्य राज्य, जीवन रेखा ये वेंगी नदी थी। ठीक है, स्थिति कावेरी नदी के दक्षिण में, राजधानी मदुरा, 26 ईसा पूर्व में दूध को रोम भेजा था ये। ठीक, मीनाक्षी मंदिर मदुरई का निर्माण ये पांड्य शासक ने करवाया था। जयंत वर्मन एक शासक था, वानवन की उपाधि उसने धारण करी थी। ठीक है, याद रखिएगा ये। पल्लव शासक सिंह विष्णु, पल्लव वंश का संस्थापक वही है ये सिंह विष्णु। अवनी सिंह की उपाधि इसने ली थी, अवनी सिंह। ठीक है, कसाकुडी दान पात्र के अनुसार चोल, पांड्य, सिंघल तथा कलभ्र के राजाओं को इसने परास्त किया था, मतलब काफ़ी प्रतापी राजा था ये। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम जो हमने अभी पढ़ लिया, महामल्ली की उपाधि ली थी। परमेश्वर वर्मन, लोकादित्य एक मल्ल, ठीक है, ये सब। महेंद्र वर्मन मत्यविलास प्रहसन की इसने रचना की थी। इनका क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले अगर आए, ठीक है, पल्लव ये वंश में, तो सिंह विष्णु पहले आएगा, फिर नरसिंह वर्मन,
फिर परमेश्वर, फिर महादेव, महेंद्र वर्मन। ठीक है, इनका क्रम याद रखिएगा, क्रम बहुत पूछता है। कुछ परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, जैसे मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम नगर की स्थापना किसने की थी, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। बादामी में चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह। कदम्ब राज्य की स्थापना ब्राह्मण मयूर शर्मन ने। कदम्ब वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, काकुस्थ वर्मन। पल्लव शासकों ने अभिलेखों में स्वयं को क्या माना, अश्वस्थामा का वंशज कहा है पल्लवों ने। ठीक, प्राचीन साहित्य हैं, कुछ रचनाकार देख लीजिए, साहित्यकार देख लीजिए, जैसे महाभाष्य के पतंजलि द्वारा लिखा गया, यास्क ने निरुक्त लिखा, वात्स्यायन ने कामसूत्र, कालिदास मेघदूतम, कालिदास के बहुत सारे और भी हैं। ठीक है, भवभूति उत्तर रामचरित, कुमारदास जानकी हरणम, शूद्रक मृच्छकटकम। ठीक, उसके बाद भारवी ने किरातार्जुनीयम, बाणभट्ट कादम्बरी, मेरतुंग प्रबंध चिंतामणि, भास जो है वो स्वप्नवास दत्ता, सर्ववर्मन कातंत्र और भास्कराचार्य ने लीलावती। ये कुछ महत्वपूर्ण हैं, और भी हैं, बहुत सारे हैं फैक्ट। ठीक है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इनको भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक, इसके अलावा भी ये हैं, जैसे राजतरंगिणी कल्हड़, गीत गोविंद जयदेव, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, मत्स्य विलास प्रहसन, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था ये, तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम। और भी देख लीजिए, जैसे मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, अष्टाध्यायी पाणिनि, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त। ठीक है, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट, मिलिंद पन्हो नागसेन, मालविकाग्निमित्रम कालिदास। आगे बहुत सारे और भी लिखे हैं इन्होंने नाटक। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए, साहित्य और साहित्यकार के बारे में कुछ कुछ, जैसे ये अश्वघोष ने बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरणम, ये 3 याद रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण है। जितने भी अभी मैंने बताए ना, अभी जितने साहित्य और साहित्यकार बताए हैं, सब याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, इनसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं भर भर के। वराह मिहिर ने बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता ये लिखा था। दंडी काव्यदर्श और 10 कुमार चरितम, ये दंडी। हर्ष ने ये 3 पुस्तक लिखी थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, जाने कितनी बार पूछी गई है। ठीक, प्राचीन भारत में अब स्थापत्य कला के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, देखिए, अगर बहुत बड़ा होगा वीडियो, 40 मिनट से ज़्यादा सोच रहे हैं कि नहीं बनाएंगे इसको, 40 मिनट से ज़्यादा वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, जैसे खजुराहो का मंदिर। ठीक, तो इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, अब आगे मैं यहाँ से फिर बताऊँगा आपको। ठीक है, तो आई होप अच्छा लगा होगा, ठीक लगा होगा आपको ये वीडियो, तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको दोस्तों में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, टाइम को यूटिलाइज़ करिए। सीटें बहुत बढ़िया हैं इस समय, मान के चलिए कि आप 800 प्लस तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, सीटें आपकी यूपी पीसीएस में, और आरओ में भी सीटें बढ़ेंगी, 500 के आसपास हो सकती हैं। तो महत्वपूर्ण एकदम, मतलब बेहतरीन मौका, जिसको कह सकते हैं ना कि गोल्डन चांस, जिसको आप लोग बोलते हैं, सुनहरा मौका है, इसको हाथ से जाने नहीं देना है, एकदम जकड़ लेना है इसको। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कुछ भी अगर होगा आप सहायता के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ भी कहीं भी डाउट हो। ठीक, चलिए, तो मैं ये प्राचीन भारत का स्थापत्य कला से यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।